देखिए, हम लोग जो स्मार्ट एजुकेशन वाला जो चैनल है उस पर भारत पर अरबों का आक्रमण यानी मुस्लिमों का आक्रमण वाला सेशन का हम वीडियो बना चुके हैं। इस सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करेंगे कि उस टॉपिक से यानी मध्यकालीन भारत में हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण वाला सेशन पढ़ लिए हैं, गजनवी वाला आक्रमण वाला पढ़ लिए हैं, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का पढ़ लिए हैं। फिर सल्तनत काल में जो कई सारे वंश हैं, सल्तनत काल में जो पहला दास वंश है, गुलाम वंश जो है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है। ये 3 वंश के बारे में पढ़ लिया गया है, गुलाम, खिलजी, तुगलक। तो सारे जो जितना पढ़ा गया है सब सीरीज से, सब चैप्टर से जितने आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज क्लियर किया जाएगा और उनको जो हम अपने मुंह से क्वेश्चन बोलेंगे, आपको आंसर अपने क्वेश्चन बोलने के बाद जो है आपको आंसर अपने से समझना होगा। अगर आप आंसर बोलते हैं तो हम आपको आंसर भी बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना है और आंसर भी ध्यान से सुनना है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य है, जो पहले वाले सेशन में जो उसका डिस्क्रिप्शन वाला जो आपको PDF दिया गया है उसमें अगर नहीं है और नहीं बताया गया है तो उन बातों को भी आपको यहाँ पे उल्लेख कर दिया जाएगा, उन बातों को भी आपको समझना होगा। जैसे में पहला क्वेश्चन यही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो आप सबको याद होगा जहाँ की तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का कहाँ है? मक्का में हुआ था उनका जन्म ना। तो मक्का है कहाँ? तो मक्का सऊदी अरब में है। ठीक है। तो हिंद की जनता जैसे है, पहला क्वेश्चन है हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो अरबों द्वारा जब आक्रमण हुआ था और सिंध क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था, सिंध क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था, तो उस वक्त अरबों द्वारा ही यहाँ की जनता के लिए हिंदू शब्द या हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र से सिंधु नदी बहती थी और सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी कहते थे। तो यही क्वेश्चन है, हिंद की जनता के यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम बार कौन किया था? प्रथम बार अरबों द्वारा किया गया था। और जो अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था कब? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल्ला और बुदैन आक्रमण किए थे तो वो असफल रहा था। 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 712 ईस्वी होगा। 712 ईस्वी जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। और प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था यह आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। तो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था मध्यकालीन भारत में और 712 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। और भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कौन थे? यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है गजनी के, अरब के, गौर के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गजनी वाले या गौर साम्राज्य वाले ये बाद में आक्रमण हुए, अरबों के आक्रमण पहले हो चुका था, तो अरब के आंसर हो जाएगा। और जो है मोहम्मद बिन कासिम कौन सा मुसलमान था? ऑप्शन है तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क, अफगान। कौन सा था? तो अरब का मुसलमान था। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का निवासी था वह इराक के शासक अल हजाज का भतीजा था। और अल हजाज से ही जो है क्या बोलते हैं आदेश लेकर वह भारत पर आक्रमण किया था। भतीजा और दामाद दोनों था। जो मोहम्मद बिन कासिम था अल हजाज का भतीजा भी था और दामाद था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया
उस वक्त जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया था, उस वक्त सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और दाहिर किसका पुत्र था? चच का पुत्र था। आगे क्वेश्चन आते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा में सिंधु देश की राजधानी को क्या बताया गया है? अरोड़। चचनामा जो पुस्तक है, फारसी ग्रंथ है, उसमें जो है सिंधु देश पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो उस वक्त सिंधु देश की राजधानी कहाँ बताई गई थी? अरोड़ बताई गई है। चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य, चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन के बारे में बताया गया है। इनमें कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का कौन सा संस्थापक था? तो गजनी का जो है अल्पतगिन संस्थापक था। अल्पतगिन, जिसको यामिनी वंश भी कहा जाता है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था और गजनी वंश का अन्य नाम क्या है? यामिनी वंश है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कथन एक है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। गजनी जो है भारत पर आक्रमण अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करने के लिए नहीं कर रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटना था और जो है यही मुख्य उद्देश्य यही था। तो पहला कथन है 17 बार आक्रमण किया था, ये सही है, लेकिन यहाँ पे वह स्थायी मुस्लिमों की शासन स्थापित नहीं करना चाहता है। दूसरा कथन गलत है, इस वजह से लिखा जाएगा ये सही है परंतु आर गलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? कौन पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनवी से? ऑप्शन है ढंग है, जय शक्ति है, डंग है, विद्याधर है। तो विद्याधर वो शासक थे जो इससे महमूद गजनी से पराजित नहीं हुए थे। महमूद गजनी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी के समय में हुआ था। उस समय चंदेल शासक विद्याधर थे, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विद्याधर, और ये जो है ये पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनी से। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध, यानी महमूद गजनी को सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला शासक कौन था? चंदेल शासक, नाम था विद्याधर। कब आक्रमण हुआ था गजनी द्वारा? 1019 से 20 ईस्वी के समय में। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ऑप्शन है कुमारपाल, भीम द्वितीय, अरुणो राजा, विद्याधर। तो विद्याधर हो जाएगा। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार हसन निजामी ऑप्शन है, फिरदौसी है, उतबी है, चिदम्बरदाई है। तो उसके इतिहासकार उतबी थे और उतबी ने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी नामक ग्रंथ लिखा था। शाहनामा के लेखक जो थे फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित थे? शाहनामा के लेखक किसके दरबार से जो है शाहनामा के लेखक फरिश्ता थे ही नहीं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे और वो जो है महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध जो है विद्वान और कवि था फिरदौसी। इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर अगर पूछा जाए कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है तो वो फिरदौसी को कहा जाता है। तो वो फिरदौसी किस पुस्तक का लेखक था? शाहनामा का लेखक था। और जो है फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक फरिश्ता भी एक लेखक ही थे। वो तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखे थे। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यह अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी, उसका जन्म कब हुआ था? अगर पूछा जाए कि अलबरूनी का जन्म कब हुआ था तो 973 ईस्वी में हुआ था और खीवा का रहने वाला था। कहाँ का? खीवा, जिसको प्राचीन में ख्वारिज़म कहा जाता है। वह महमूद गजनवी के साथ कब आया था भारत में? तो महमूद गजनवी भारत पर 11वीं सदी में आक्रमण कर रहा था
तो उसी आक्रमण के साथ 11वीं सदी में यह भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। ये भी पूछा जा सकता है किस मुस्लिम के साथ ये भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, केवल इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों का व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। खगोल विज्ञान, भूगोल का, तर्कशास्त्र का, औषधि विज्ञान का, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनका वो प्रसिद्ध विद्वान था अलबरूनी। ठीक है, उसने संस्कृत का अध्ययन किया, उनके संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बराह मिहिर की जो रचनाएं थी, उन सारी रचनाओं का विशेष रूप से उसने क्या किया, अपनी भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद किया। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साचाऊ थे, साचाऊ ने उस तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया, फिर तहकीक ए हिंद का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत, प्रोफेसर रजनीकांत द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में किस सदी में आया था? अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी में आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फिर से, तो ये कौन था? अलबरूनी था। किंस कथन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। पहला है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। कौन सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण? महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था और 16वां आक्रमण था। तो उसका फिर से निर्माण किस के द्वारा करवाया गया था? भीमदेव द्वारा करवाया गया था। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 के समय में हुआ है। यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से जो गजनी था, उस मंदिर से बहुत ज़्यादा संपत्ति लूट के लेके गया था, और कहा जाता है जब वो संपत्ति लेके गया था तो वो संपत्ति, उसके बाद वो पागल हो गया था, पागल होकर मर गया 1030 ईस्वी में। तो भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, सोमनाथ मंदिर जब लूटा गया था महमूद गजनी के बाद। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर भी आता है, ये सही है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये एक दूसरा कथन है। तीसरा है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात राज्य के अरब सागर के तट पर अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अलबरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ये यात्रा वृत्तांत जो लिखा था अलबरूनी, इसने इस मंदिर का उल्लेख किया था। और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा किया था। तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, 1951 में हुआ था। और महमूद गजनी ने 1025 से 26 ईस्वी के समय में उस मंदिर पर आक्रमण किया था, जब उस क्षेत्र के जो राजा थे भीमदेव थे। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्माण किया था? चांदी के सिक्का चलाया था किसने? महमूद गजनवी ने चलाया था। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख दिया, दूसरा तरफ संस्कृत मुद्रालेख, चांदी के सिक्का, दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित है। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? उत्तर भारत को 1192 ईस्वी में जीतने वाला शासक कौन था? गजनी का महमूद था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और वहीं से जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो 1192 में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए अगला देखते हैं। ये मोहम्मद गौरी के बारे में जो एक अलग सेशन ही बताया गया है, उस सेशन को अगर आप नहीं देखे हैं तो स्मार्ट एजुकेशन वाला जो चैनल है उस पर वो सेशन है इतिहास वाले टॉपिक में, तो उसको आप ज़रूर देखिए, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? सबसे पहले पराजित किसने किया था? तो पराजित करने वाला मूल राज द्वितीय था।
क्या नाम था? मूल राजनीति। 1178 में गुजरात का शासक था मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजनीति ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ, नाम था नाइक देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी की सेना को मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। वह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कौन थी? वहीं मूल राजनीतियों द्वारा, जिसको भीम राजनीति भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था? तो जयचंद वाला युद्ध जो है चंदावर में हुआ, चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, द्वितीय युद्ध भी जो है 1192 में वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और जो चूँकि मोहम्मद गौरी वाला जो सेशन में बताया गया है कि उसका मुख्य उद्देश्य तो मध्य भारत पे जो है काबू पाना था, इस वजह से उसका जो लक्ष्य ही था कनौज पे जाके शासन स्थापित करना, तो इस वजह से जो कनौज को उसने 1194 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। इसमें जयचंद पराजित हुआ था। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। और युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सी थी? भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होने वाला जो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। 1192 में हुआ था। और निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहले जो है कौन होगा? जैसे देखिए, पहले है चंगेज़ खान है, फिर मोहम्मद गजनवी है, तैमूर है, मोहम्मद गौरी है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, मोहम्मद गजनवी का जो समय है पहले था, मोहम्मद गौरी का बाद में है। गजनवी पहले और गौरी बाद में। तो सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच जो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण, प्रथम आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में होता है मुल्तान पे। तो ये जो है 1175 में हुआ। 1205 ईस्वी तक ये बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा। ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी है। चंगेज़ खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में चंगेज़ खां भारत में आक्रमण कब हुआ? 1221 में ख्वारिज़म शाह का पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी के तट पर आया था, तो उस वक्त ये आक्रमण हुआ था 1200। यानी सबसे पहले मोहम्मद गजनवी है, उसके बाद मोहम्मद गौरी है, फिर चंगेज़ खान है और फिर लास्ट में तैमूर है। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के सेनानायक था मंगोल सेनानायक तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तो ये कालानुक्रम है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में था और जो है चंगेज़ खां का जो आक्रमण है 1221 ईस्वी में है। किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा मिलती है? देवी लक्ष्मी की प्रतिमा जो है वो मोहम्मद गौरी द्वारा सिक्का जो चलाया गया था उस पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कुछ कलमा लिखा गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? प्रथम बार मोहम्मद गौरी ने किसने अख्ता प्रदान? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। और मोहम्मद गौरी का ये दास भी था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश की स्थापना करने वाला शासक भी था। ये जो मोहम्मद गौरी की विजय के बाद शीघ्र उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हुई। इक्ता प्रथा जिसको कहा जाता है। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों पर शासन का काम संभाला था। तो प्रथम अख्ता अगर दिया गया मोहम्मद गौरी द्वारा तो किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर, उसके दो दास थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार वाले क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और जो उत्तर भारत वाला जो एरिया है उस पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल रहा था। तो ये बख्तियार खिलजी जाएगा इसका आंसर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी है। बिहार और बंगाल वाले क्षेत्रों में बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यही बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा को, तक्षशिला को, उदंतपुरी को, ये सारे तीनों विश्वविद्यालय इसके द्वारा विध्वंस किया, तोड़ा फोड़ा गया था। ठीक है। और अगला है कि एक कथन है, एक कारण है, बताना है कौन सही है। पहला है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। दूसरा, उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, कारण है। तो तुर्की आक्रमण क्यों सफल हुए? राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों के दोनों ए और
कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है, तथा कारण आर जो है कथन व्याख्या करता है, इस वजह से ए आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके जो मुस्लिम आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड जो वीडियो है, इससे क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा दिल्ली सल्तनत पे होगा, और दिल्ली सल्तनत को कवर करके आगे धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे।